नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बजट सत्र चल रहा है। योगी 2.0 अपना बजट उन्होंने पेश किया और 8 लाख करोड़ का अब तक का जो सबसे बड़ा बजट है योगी सरकार ने पेश किया है। इसी को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विभागवार आज बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद उसे पास कराया जाएगा और ये बजट सत्र अब मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको बयान सुनाते हैं। आज बजट सत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। विभागवार बजट प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए ये बजट सत्र मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करता हूं कि चर्चा में प्रतिभाग करें और प्रदेश के विकास में भागीदार बने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने सुना और वो कह रहे थे कि जो विकास में जो ये बजट जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वगण विकास होगा इस बजट के माध्यम से और सभी विभागों के लिए इस बजट में कोई ना कोई प्रावधान जरूर किया गया है। आपको बता दें कि कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था, जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं थी। अब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बसपा की समस्या भाजपा की समस्या नहीं है, ना ही सरकार की समस्या है। आपको सुनाते हैं केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो आपके भतीजे आकाश आनंद को जो उन्होंने पद से हटाया उस पर क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। भाजपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। विश्वा शर्मा ने जो बात कही है कि जो उन्होंने कहा है वह एकदम सही कहा है। मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूँ। आपने सुना कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बसपा सुप्रीमो मायावती है उनके भतीजे आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनको सभी पदों से हटा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इससे पहले भी उनको पद से हटा चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से उन लोकसभा के दरमियान उनको हटाया गया था, लेकिन फिर से उनको वापस बना दिया गया था। लेकिन कल उन्होंने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में इस बात का ऐलान किया। इससे थोड़े दिन पहले ही जो आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक श्रद्धार, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और अब आकाश आनंद को भी पार्टी के सभी पदों से अवमुक्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके भतीजे हैं, मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, और उनकी लोकप्रियता खासा बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का वो था, उत्साह था लोगों में, जो बीएसपी के जो भी कार्यकर्ता थे उनको इस बात का लगता था कि आकाश आनंद के आने के बाद जो बीएसपी जो एकदम शांत पड़ी हुई पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं उत्तेजना नजर आ रही थी और जो युवा वर्ग है पार्टी का, उसमें खासा तेजी से जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था। इसी को देखते हुए लोगों का यह मानना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से हटा दिया है। उनका उनका इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक वो जीवित हैं और जब तक उनकी आखिरी सांस है तब तक वो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं बनाने वाली है। फिलहाल उन्होंने अपना आकाश को सभी पार्टी के पदों से हटा दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कुछ और भी पारिवारिक बातें वहां पर कही कि, और जिसमें उन्होंने बोला कि अशोक श्रद्धार, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद जिनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने। आपको बता दें, कल सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा लेकर के अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, कई अहम फैसले किए गए। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि हाईवे और एनएचएआई के जो भी एक्सप्रेसवे हैं या जो भी हाईवेज है वहां पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी हाईवेज है उनके दोनों तरफ अस्पताल बनाए जाए, ट्रामा सेंटर की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो और क्रेन वहां पर जगह जगह पे सुनिश्चित किया जाए। वो हॉट पॉइंट जो चिन्हित किए जाए जहां पर एक्सीडेंट होते हैं और अगर फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है जहां पर, क्योंकि सड़क पार करते वक्त कई हादसे होते हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है, इसका भी खाका तैयार किया जाए। अधिकारियों को ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया कि इसके लिए भी फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया जाए। साथ ही साथ तमाम जो यहाँ पर अव्यवस्था ट्रैफिक को लेकर के होती है, अगर बैटरी रिक्शा की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि देखा गया है कि नाबालिग जो बच्चे हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं, तो ऐसे में उन सभी ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराने के बाद उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस तरीके की जो घटना है उस पर कमी आ सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी तरीके की कोई भी अनहोनी की कोई जगह नहीं है और इस तमाम
NHAIs के जो हो, हाईवेज हो या एक्सप्रेसवे हो, उसके दोनों तरफ अस्पताल का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ वहां पर कैमरे को भी लगाया जाए, क्योंकि अब तक की जो जानकारी आ रही है, कुल 4 एक्सप्रेसवे और हाईवेज है जहां पर कैमरे लगे हैं। ऐसे में अगर और जो जितने हाईवेज हैं वहां पर भी कैमरे लगाए जाए, क्योंकि लोग जब अच्छे रोड मिलती है, अच्छी सड़कें मिलती है, तो रफ्तार जो होती है, वो रफ्तार की जो ब्रेक लगाने के कैमरे काम करते हैं, जो स्पीडोमीटर होते हैं, जिसके माध्यम से लोग उनको देख करके अपनी गति को नियंत्रित कर पाते हैं। फिलहाल ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए कहा गया है। सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़े हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? असल में मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे। आज अभी 26 तारीख की एक बात है। यहाँ पे 26 तारीख को लेकर एक महिला के साथ टप्पेबाजी की गई थी, जिसको मैंने एसपी ऑफिस के पास लाइव भी बताया था आपको। आज हम उसी महिला के घर पर बैठे हुए हैं और ये जो महिला है, ये सब्जी लेने गई हुई थी, गले में चैन भी पहने थी और 2 अंगूठी पहने हुए थे। जब वहां से घर वापस आए, तो वापस आने पर इनको 2 टप्पेबाज मिले, जिन्होंने इनसे जो है सर ढकने के लिए कहा और तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बोले चैन उतार के आप झोले में रख दीजिए, अंगूठी भी रख दीजिए। उसके बाद वो लोग उसको लेकर कहाँ चले गए, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। और पुलिस भी अभी उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन आज पूरे 150 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली के खाली रह गए। आज हम उसी महिला से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला। आइए जी, क्या है पूरा मामला, आप छोड़ो। हम जा रहे थे मार्केट, वहां पर मेरे हाथ में झोला था, उसको वापस आए तो हमको रोक लिया। कहा मैडम हमको डॉक्टर का नाम, आंखों वाले डॉक्टर का नाम बता पूछा, तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है नहीं, नंदू है केवल यहाँ पर। तो फिर हम चलने लगे, तो फिर दूसरा आदमी मेरे पास आके खड़ा हो गया झोला लेके, हमको 20 कदम चलवाया दोनों लोगों ने। फिर चलने के बाद फिर वापस आए, वापस वहाँ सिर ढकने के लिए कहा। सिर ढकने के बाद थोड़ा सा दोस्त खत्म में हमको झोला रखवा दिया, कहा कि अपनी चैन अंगूठी इस झोले में, हमारे ही झोले में रख लो। फिर उसके बाद 101 कदम रामगढ़ चौराहे पर की तरफ लेके गए। वहां पर हम से झोला ले लिया और हमको जाने के लिए कहा, फिर हमको झोला ले लिया। आदर्श, क्या इनसे एक सवाल ये पूछेगा, क्या हिप्नोटाइज जैसी, क्योंकि इस तरीके कई घटनाएं आई हैं और राजधानी में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है कि जो इस तरीके के जो टप्पेबाज होते हैं वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। क्या इनके साथ कुछ इस तरह का एक कृत्य किया गया था? इनको क्या हिप्नोटाइज कर लिया गया था? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, बताएं। हमारे हमसे सिर ढकने के लिए कहा और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमसे कहा 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, 21 कदम चलो, फिर 11 कदम चलो। इस तरीके से हमसे बार बार हमें बोलने का मौका नहीं दिया और अपने आप जवाब सवाल करते हैं। आदर्श, क्या अभी तक पुलिस के हाथ, जैसा कि आपने बताया, हाथ खाली है, सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन आखिरकार इस तरीके से टप्पेबाजी की घटना होती है लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तो पुलिस के आला अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? ये महिला कल कप्तान साहब ठीक है, जाओ। अरे पंकज का बुला लो, पंकज का जी ना। करम नीतीश, पंकज का बुला लो, पंकज का बुला लो।
तो एसपी का वीडियो यही है बनना है ना। बैग में रखवा लिया, सब लेके चले गए सर। झोला था सब्जी का, वो भी ले गए। ये सामने जो फिर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये कैमरे को हटके दूर लेकर गए, तो वहीं पर घटना को अंजाम दिया गया। जी अखंड, अब इनके बेटे हमारे आदर्श साथ एक में खड़े सवाल ये भी है कि देखिए इस तरीके ये वीडियो फुटेज साफ साफ हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से उन जो टप्पेबाज है उनकी तस्वीर भी आ रही है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपको हुलिया पता हो तो स्केच के माध्यम से भी आप इस तरीके के लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर की पूरी फुटेज है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी, मोबाइल लोकेशन उस एरिया के अगर निकाले जाते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, तो आखिरकार पुलिस इतना ढीला रवैया क्यों अपना रही है? इतनी सारी टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके उनके पास चेहरे भी हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो आखिरकार पकड़ने में दिक्कत क्या आ रही है पुलिस को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हमारे पीछे टीवी लगी, देखिए इसमें भी साफ चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर आपको देख सकते हैं टीवी है, इसमें बिल्कुल क्लियर चेहरा आ रहा है। और ये व्यक्ति है, इसका इसी ने ही पूरी टप्पेबाजी की है, अगर अगर हम कहना चाहें। लेकिन पुलिस अभी 150 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हाँ, जांच जरूर चल रही है, अब जांच पे जांच चलती रहेगी। अब ये कब तक पकड़ेगा, ये तो कर आगे समय ही बताएगा। घटना सर पहले भी कई प्रकार की कर चुके हैं। हमारे पास कई लोग आए हमारी दुकान पे, जब मेरे साथ घटना हुई तो उन्होंने मुझे बताया। एक हमारे हरदोई में टंडन वाली गली में महिला रहती है, उनके साथ भी दिसंबर में ये घटना हुई थी, तब भी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं कर पाया। आज मेरी माता जी के साथ में हुई, तब भी कोई नहीं कर पा रहे हैं। कप्तान साहब इतने सख्त होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं हरदोई में, और पुलिस बहुत ही लापरवाही वाला कार्य कर रही है। आदर्श सही बात है, लापरवाही तो बिल्कुल कोई ना कहीं उजागर क्या साफ साफ देखी जा सकती है कि अगर इतने घंटे बीत चुके हैं और दिन इतने बीत चुके हैं, तो अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर उन आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, तो सही में सवाल तो खड़े होंगे ही। और पुलिस के कप्तान हैं, वो लगातार अपनी पुलिसिंग के लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दिन दहाड़े एक महिला के साथ इस तरीके से टप्पेबाज उनके जेवर निकलवा के लेके चले जाते हैं, जो भी वजह हो, हिप्नोटाइज करके, लेकिन उनके चेहरे तो साफ है। आखिरकार वजह क्या है, इतना ढूंढने में दिक्कत क्यों हो रही है अपराधियों को? आस पास की जितने भी सीसीटीवी है सब हम लोग सब अपने आप निकलवा रहे हैं, पुलिस द्वारा कोई भी सहायता नहीं है। बाइक में सीसीटीवी तो उसमें उनकी फुटेज बिल्कुल साफ आ गई, लेकिन बैंक से हम लोग नहीं ले सकते, पुलिस ही वो ले सकती है। पुलिस वाले वहां से कोई ना फुटेज ले रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना उसको वायरल कर रहे हैं। मतलब कोई ना इनाम रखा जाए उनके ऊपर, इनको पकड़ने की जल्द से जल्द कोशिश होगा तो हम लोगों की मदद हो सकती है। एक सवाल आपसे है मेरा, आप ये बताइएगा, आपने बताया कि इस तरह की घटनाएं कुछ और लोगों के साथ भी घटित हुई हैं। सवाल ये है, क्या ये वही दोनों टप्पेबाज हैं जिन्होंने इस घटना को और भी लोगों के साथ अंजाम दिया था? उनको दिखाई, फोटो दिखाई, वो महिला मुझे जानती है, मैं उनसे खास परिचित हूँ। दिसंबर में उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ में भी ये घटना हो चुकी है। क्या इन लोगों ने लेकिन उनके साथ क्या ये वही लोग हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ये मेरा सवाल है कि क्या वही लोग हैं? सर, पुलिस वही लोग हैं। तो मतलब ये आदर्श तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके की घटनाएं दो व्यक्ति अगर इस तरीके से कई लोगों के साथ इस तरीके की टप्पेबाजी करते हैं, और पुलिस अगर अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, पकड़ नहीं पाई है, उनके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई है, तो बहुत बड़ा सवाल है ये तो, कि अगर एक लोग के साथ घटना घटित होती तो शायद लगता कि इतने दिन लग सकते हैं। क्या इससे पहले भी जो घटनाएं घटी उसका भी खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस, और तब तक उन्होंने इन दोनों अपराधियों ने एक और नई घटना को अंजाम दे दिया? और सबसे बड़ी बात सर, हमारा जो है FIR तक नहीं दर्ज किया। बताना आदर्श जनपद में जी बिल्कुल, आदर्श अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार इस तरह की घटना घटित होती है, FIR दर्ज कराने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, अपराधी को कैसे पकड़ेंगे आप जब शिकायत ही नहीं लिखेंगे तो? जी अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी महाशिवरात्रि के पर्व पर मैंने आपको बताया 1 घंटे का करीब लाइव चला था, वहां पर मैं मौजूद खड़ा था। और उस महाशिवरात्रि के पर्व पर जो वहां पर मंदिर के अंदर 2 महिलाओं से टक्करबाजी हुई है। एक तो महिला कुंडन छीना गया था, और दूसरी महिला की चैन मंदिर के अंदर ही तोड़ी गई थी, उसका भी खुलासा नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह कि उसके तीसरे दिन उसी सटाहा मंदिर में करीब 5 महिलाओं के साथ ऐसी वारदात में, लेकिन जब ये लोग FIR दर्ज कराने गए, लेकिन बेटा उनको थाना वापस होता है, बेटा को थाने में किसी तरह कोई FIR नहीं दर्ज की। जब यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन महिला FIR दर्ज नहीं वो यहाँ पर आएंगे, हम उनको न्याय भी दिलाएंगे। लेकिन आए दिन अगर हम बात करें यहाँ की चोरी की, इस चोरी की वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, और चोरी जो है बढ़ती चली जा रही है।
अब यही दिक्कत है ना कि आम जनता अब अपने पुलिस चौकी थाने में एफआईआर नहीं लिखवा पाएगी, उसको अपनी एफआईआर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए एसपी दफ्तर के चक्कर काटने होंगे। क्या तरीका है? इस तरीके की पुलिसिंग से कैसे आप अपने आप को नंबर 1 बना पाएंगे? और अगर आप इतने अच्छे कप्तान हैं तो आप कम से कम इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों, जो भी इस तरीके के कर्मचारी हैं जो एफआईआर तक लिखने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। अधिकार आप जरूर एसपी साहब से बात करने का प्रयास कीजिए कि एसपी साहब, आप सिंघम के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस तरीके के कार्यप्रणाली आप पर तो किसी न कहीं आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी इस तरीके तो स्थिति खराब कर देंगे। एफआईआर तक लिख नहीं रहे तो कैसे ही पुलिसिंग होगी? जरूर अधिकारियों से पूछिएगा, उनसे जरूर उनका बयान लीजिएगा, और कब तक ये जो चोर है, ये जो टप्पेबाज है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, इस पर भी जरूर जोर देकर के क्वेश्चन पूछिएगा। जी, अगर अब दूसरी खबर मैं बताना चाहूँ, एक खबर और हम बताना आपको चाहेंगे कि हरदोई जनपद जनपद की जो रेलवे प्लेटफार्म है, जीआरपी ने एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल की है। लखनऊ महानिदेशक के निर्देश के अनुसार रेलवे में जो है जांच चल रही थी, और उसी दौरान हरदोई में भी कल जो है जांच चल रही थी। उसको लेकर हरदोई पुलिस ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा है, जिसके पास से एक आईफोन बरामद किया गया और दूसरा रियलमी मोबाइल बरामद किया गया है। और जो बिल्कुल जिसने आदर्श, जैसे इस बरामद किया तरीके से बरामदगी हो रही है और कहा गया है कुछ इस मामले में भी कुछ इतनी तेज तर्रार तरीके से या थोड़ी जल्दीबाजी की, ये ना कहें, ये कहें कि थोड़ा एक्टिव नजर आए। अगर एक्टिव होंगे तो हमें लगता है वो जो गुनहगार है, जो चोर उचक्के टप्पेबाज है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा, उनका पक्ष जानने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, जैसा कि आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के समीक्षा बैठकें जो है जो जितने भी जिले उनसे की है। तो कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर लगभग 12% जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। और इसको और कम करने के लिए या बिल्कुल समाप्त करने के लिए जो है जिलाधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री के द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी अवैध रूप से स्टैंड हाईवे पे बना लिए जाते हैं, अवैध रूप से ढाबे बना लिए जाते हैं, या जो भी अवैध कब्जे हैं उनको सभी को हटाया जाए। और पेट्रोलिंग जो नेशनल हाईवे की है उनको पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे हैं जो एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं, इन पे सभी पे जो है कहीं ना कहीं छोटे छोटे अस्पतालों का निर्माण कराया जाए, जिसके चलते जो हाईवे पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है जो मरीज होता है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है, उसको बचाया जा सके। तो इसको लेकर के लगातार जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक चल रही है। और साफ तौर पर जो समीक्षा बैठक की गई है उससे जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री के आदेश है उन आदेशों का पालन किया जाएगा। और जितने भी कानपुर से, क्योंकि जो दिल्ली के लिए भी एक रूट जाता है, एक झांसी के लिए भी रूट जाता है, तो एक बड़ा नेशनल हाईवे है जो यहाँ से निकलता है, उन सभी पर कोई भी दुर्घटना ना हो उसको लेकर के जो है कार्रवाइयां जो है शुरू कर दी जाएंगी। कल बिल्कुल अवनीश, कई सारी चीजें कल सीएम योगी ने इस समीक्षा बैठक में की और अधिकारी को निर्देशित भी किया और इस सारी चीजों का पालन करने के लिए भी कहा। लेकिन सवाल यही है अवनीश कि इस तरीके की बैठकें होती हैं और इस तरीके की बातें भी होती हैं और निर्देश दिए जाते हैं। तमाम ऐसी बातें आपको पहले की याद दिलाएंगे। अगर एक ई रिक्शा को लेकर के सीएम योगी ने बैठक की थी और स्पष्ट कहा था कि चौराहों पर इस तरीके के जिस तरीके से स्टैंड, अवैध स्टैंड लगते हैं, जो टैक्सी स्टैंड है और जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये जो अवैध बस संचालक होते हैं या फिर जो टैक्सी वाले होते हैं, तो यहाँ से वहां लोगों को ले जाने के लिए अवैध स्टैंड का संचालन कर रहे होते हैं। होता क्या है, तमाम आदेश और निर्देश दिए जाते हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। ई रिक्शा को लेकर के भी नए नियम कायदे कानून बनाए गए थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और बैटरी रिक्शा जो चलाते हैं, सीएम योगी ने इस पर भी नाराजगी जताई कि नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या करते क्या अधिकारी? क्या जब समीक्षा बैठक होती है, जब सीएम के सामने बैठते तो बस जी सर करके अल्लाह जान लेते हैं कि कुछ करना भी होता है जमीन पर आकर के? बिल्कुल, देखिए यातायात की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के पास में होती है, और पुलिस विभाग को लगातार इस पे कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से निर्देश ऊपर से आते हैं, अगर उन सभी निर्देशों का अगर सही ढंग से पालन कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है वो एक नए आयाम पे, एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, साफ तौर पर बिल्कुल सही बात है कि आदेश ऊपर से जरूर दे दिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर इस आदेश का पालन करवाने वाले अधिकारी हैं, वो तन्मयता से इस कार्य को नहीं करते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी छवि खराब होती है। और जो जरूरी आदेश हैं, जैसे कि ई रिक्शा को लेकर के साफ आपने बताया कि ई रिक्शा लगातार जो है कहीं ना कहीं जाम का कारण बनते हैं। और आप निकलते होंगे, बाजार में जाते होंगे, तो अगर क्रॉसिंग है या कोई चौराहा है तो आप देखते होंगे जाम लगा हुआ है, पीछे और आगे पूरा रास्ता खाली है, क्योंकि वहां पर एक के बगल में एक ई रिक्शा खड़ा हुआ है या कोई ऑटो खड़ा हुआ है, और उनको कोई मतलब नहीं है कि पीछे की तरफ में जाम लगा हुआ है, लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं।
जब जा करके कोई राहगीर ही उनसे लड़ाई करता है तो वो कभी-कभी उनसे भी मारपीट हो जाती है। तो एक दबंग रूप से जो लोग काम करते हैं, एक संगठन बना करके काम करते हैं और एक इस संगठन की कहीं न कहीं जो नींव है उसको तोड़ना चाहिए और इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं, जैसे जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए हैं कि हाईवे पर जो है दुर्घटनाएँ ना हो, उसको लेकर के साफ तौर पर जो डीएम है या जो पुलिसकर्मी है वो इस पर ध्यान दें। तो ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी, नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ-साथ ये कार्य करना चाहिए और रोड मैप एक तैयार कर बिल्कुल किया जा सकता है जो जितने भी हाईवेज़ हैं उन पर इस तरीके का एक रोड मैप ज़रूर तैयार करें कि दुर्घटनाएँ बच सकें। शुरुआत में जहाँ से हाईवे शुरुआत होता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए या कैमरे लगा दिए जाएँ, वहाँ पर कोई इंडिकेशन दे दिया जाए कि अगर आप इस स्पीड में चलते हैं या हेलमेट नहीं लगाए हुए तो उसका तुरंत हाईवे पे ही चालान करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कहीं न कहीं जो है डर या भय जो है जो लोग हैं उनके अंदर आएगा और जो दुर्घटना है उससे कम होंगी और पुलिस व्यवस्था की जो पेट्रोलिंग की बात की जाती है जो फिलहाल जो पहले से बेहतर है लेकिन इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अनीश, बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन हम और आप भी गाड़ी से चलते हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोग गाड़ी से चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप भी उस हाईवे पे ज़रूर गए होंगे, एक्सप्रेसवे पे ज़रूर गए होंगे। एक तकनीक है, जो भारत में कहते हैं ना कि भारत में जुगाड़ पहले आ जाता है। जुगाड़ तंत्र का ये देश है और जुगाड़ के सहारे पूरा का पूरा देश ही आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल हम लोग खुद भी कहते हैं और इसके लिए क्या क्या रोड मैप तैयार किया है विभागों ने, ये भी देखने वाली बात है। हम किसी एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, मान लीजिए कि हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे ही जा रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो जहां स्पीडोमीटर आता है, हमारी गाड़ी की रफ्तार अगर 130 है, 140 है, तो जैसे ही हमें कैमरा दिखता है तो कुछ दूरी पर हमें दिखता है तो हम कैमरे अपनी गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी कर लेते हैं कि जैसे ही कैमरे की स्पीड में आए तब तक आ जाता है 90। 100 की स्पीड में चल रहा होता है, हम 90 में आ गए। फिर हम आगे जैसे ही हमने उस कैमरे को क्रॉस किया, हम फिर अपनी गति बढ़ा लेते हैं 130 से 140। लेकिन मैं फिर, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक्सप्रेस वे पर की बात कर रहा हूं मैं, आपको अमूमन आप सभी गाड़ियों की रफ्तार देखेंगे। जनरली आप देखते भी होंगे अवनीश, आप भी जाते हैं, हमारे साथ इंद्रवीर भी है रायबरेली से जुड़े हुए, ये सभी लोग देखते होंगे कि हाईवे पे लोग चलते कितनी रफ्तार में है। अगर गाड़ी की रफ्तार कोई भी जानबूझकर कैमरे में भी देखे तो कैमरे की रफ्तार अपनी गाड़ी की रफ्तार तभी कम करता है जब उस स्पीडोमीटर में उसको लगता है कि अब मेरी गाड़ी की रफ्तार इस वक्त दर्ज होने वाली है, चालान ना कटे। लोगों की अपनी जान से ज्यादा चालान की चिंता है। हमारे देश में चालान की व्यवस्था की वजह से लोग चालान छुड़वाने की वजह से चालान से डरते हैं, लेकिन अपनी जान के बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। 140, 150, 200 जिसका जो मन में आ रहा है, जिसकी गाड़ी में जितनी स्पीड है बोला चला जा रहा है आराम से। वो चाहता है लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस 1.5 घंटे में आगरा पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि लगे हैं जब कैमरे कई किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब चंडीगढ़ से अगर आप मनाली जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा वहां पे है लगा रखा है उन्होंने, हर 1 किलोमीटर पे स्पीडोमीटर लगा रखे हैं और 50 से 60 की स्पीड वहां दे रखी है। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे वो कैमरे लगे और उन कैमरों में वो स्पीडोमीटर हो कि अगर आप उतनी गति से आगे बढ़ोगे तो आपका चालान जरूर कट जाएगा। क्योंकि ऐसी व्यवस्था अगर है तो आप, हमें लगता है कुछ दूरी पर ही आप जाओगे, आप स्पीडोमीटर को देख लोगे, फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लोगे, फिर आगे बढ़ा लोगे अवनीश। अखन बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पेट्रोलिंग भी जो पुलिसकर्मी करते हैं जो कुछ ही दूरी पर आप देखते होंगे कि डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी रहती हैं। अगर उनको भी एक व्यवस्था ऐसी दे दी जाए जिस तरीके से लोग मूवीज में देखते हैं कि विदेशों में इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि स्पीडोमीटर जो है कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के हाथ में रहता है और वो लगातार सड़कों पर तैनात रहते हैं कि अगर कोई गाड़ी तेज निकल रही है तो कहीं ना कहीं उसका चालान भी करता है और उसके साथ साथ उसका पीछा करके कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई भी की जाती है। जिस तरीके से चंडीगढ़ की आप बात कर रहे हैं कि अगर हर 1 किलोमीटर पे अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी तो कहीं न कहीं बिल्कुल है कि एक डर। देखिए गलती हम ही लोग करते हैं और ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, कानून और नियम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जो दुर्घटनाएँ हैं वो कहीं न कहीं बिल्कुल कम हो जाएँगी। लेकिन जिस गलती को हम कर रहे हैं, जिसको हम नहीं सुधार सकते हैं, जो सुधारने के लिए जो अधिकारी बनाए गए हैं, जो हम लोगों को एक नियम बताने के लिए अधिकारी बनाए गए हैं, वो इस तरीके का रोड मैप ज़रूर तैयार करें कि जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई हो कि लोगों के अंदर डर और भय बिल्कुल बने। एक अभी व्यवस्था आपने देखी होगी कि अखन जो पहले चालान की जो राशि थी वो कहीं न कहीं कम थी, उसको बढ़ा करके काफ़ी अधिक कर दिया गया था और उससे मैं कानपुर में देखता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे अन्य जगह का बहुत कम अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कानपुर की हालत जो इस समय है जो पहले कोई भी यहाँ पर हेलमेट लगा के नहीं चलता था, लेकिन आप देखोगे तो लगभग 95% लोग वहाँ पर आपको हेलमेट में दिखेंगे क्योंकि लगातार चालान की स्थिति यहाँ पे थी और घर में चालान पहुँचने की व्यवस्था हो गई थी। हालाँकि अभी इस समय वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चालान शुरुआत में कटे थे तो एक डर का माहौल हुआ था और यहाँ पर लगभग सभी लोग, लगभग 90% 95% लोग जो है हेलमेट लगा करके चलने लगे थे। तो इसी तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर बनानी चाहिए
जिससे लोगों के अंदर डर और भय, इस तरीके का डर या भय या जागरूकता जरूर हो, जिससे कहीं ना कहीं इस तरीके की दुर्घटनाएं बच सकें या जो अन्य विकार हैं वो सही हो सकें। बिल्कुल अवनीश, बहुत जरूरी है, लोगों को अपनी जान की चिंता की से ज्यादा चालान की चिंता है। और अगर मुझे लगता है ये चालान की चिंता होनी चाहिए, अगर थोड़ा चालान की राशि और बढ़ जाएगी तो जो कोई जो रूल्स को तोड़ता है शायद उनके मन में और डर भय और पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड बता दें, रायबरेली की एक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। एक शायद गरीब बाप का जो है सपना पूरा नहीं हो पाया और ये बड़ा दुखद घटना है। हम चाहेंगे हमारे पास एक बाइट है पुलिस की, वो बाइट पहले जो है प्ले हो जाए, फिर मैं आपको इसका विस्तार बता दूं। जिस तरीके के ग्राम बैती में राजेंद्र जायसवाल द्वारा अपनी पुत्री की शादी ग्राम रायमनोर, थाना तंबोर, जनपद सीतापुर में अंकित जायसवाल से तय की गई थी, जिसमें दिनांक 1/3/25 को बारात आनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों के बाद भी दान दहेज की मांग के कारण बारात नहीं आई। उक्त प्रकरण में थाना शिवगढ़ में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अखंड 1 मार्च को थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बैती गांव में एक बारात आनी थी और लड़के वालों का लास्ट टाइम पे एक मैसेज आता है लड़की वालों के लिए कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे। अब उसमें कई सारी चीजें भी जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल थाना शिवगढ़ इंचार्ज ने और रायबरेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच आगे बढ़ाई रहे। अब अगर बात करें अखंड, तो जब थाना इंचार्ज से आईबीसी की बात हुई तो आईबीसी ने कहा, आईबीसी जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने बताया कि पूरा मामला अगर बात करें तो लड़की पक्ष जो है वो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि 20 लाख की डिमांड थी और 20 लाख की डिमांड दहेज था और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग बारात नहीं लाए और तिलक में उस तरीके से उनकी खामियां पूरी नहीं, हम लोग जो उनकी डिमांड थी नहीं पूरी कर पाए थे। खैर ये वादा था कि चलिए जो है आने वाले समय में शादी के पहले कुछ चीजें जो उनकी अपनी बात हुई हो दो पक्षों की पूरी कर दी जाएगी, लेकिन शायद वो बारात वाले दिन तक पूरी नहीं की गई, ऐसा कन्या पक्ष का जो लोग हैं उनका कहना है। और जब इस पे पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने बताया कि जो लड़का था उसका किसी और लड़की से शादी होने की बात हो रही थी या हो गई थी, एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं हो पाया, तो अफेयर का मामला निकल के आया सामने। अब इस पे उस लड़की का क्या कसूर था जब ये कार्ड हो गया शादी और लास्ट टाइम पे ऐसा होता है, जिस दिन बारात आनी उस दिन पता चलता है घर सजा हुआ है, शहनाइयां बज रही हैं और ये कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। और इससे पूरे रायबरेली प्रशासन खासकर पुलिस अमला जागा और आनंद फानन में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जा रही है और उसमें आगे चल के उनकी कार्रवाई भी होगी। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, इस तरीके से समाज में कुछ इस तरीके से लोग जो हैं, अगर उनको पता है कि उनके बच्चे का किसी और के साथ कोई संबंध है या अफेयर है जो भी है, तो क्या किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का किसने आपको अधिकार दिया है? आपको अगर सारी बातें पता थी तो क्या अपने अपने समाज में अपनी पहचान, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए क्या किसी और के घर में आप इस तरीके से शादी की तैयारी पूरी करवा लेते हो? जिस दिन बारात आती है उससे कुछ घंटे पहले आप बता देते हो कि शादी नहीं करनी है। ये क्या तौर तरीका है? क्या पुलिस प्रशासन ने जो जांच में आगे जो भी निकल करके सामने, अगर इस तरीके की बात उनको निकल करके सामने आई है कि लड़के का किसी और के साथ अफेयर, तो शादी की बात यहाँ तक पहुंची कैसे कि शादी के दिन उसके परिवार वालों से 1 घंटे पहले आप बोल रहे हो कि हम शादी नहीं करेंगे? ये क्या तरीका है? पुलिस ने क्या किसी को भी इस मामले में किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है? किसी को गिरफ्तार किया इंद्रवीर? हाँ, अगर पूछताछ के लिए घर वालों को लेकर गए हैं और गिरफ्तारी तो अभी स्पष्टीकरण नहीं हुए हैं। जैसा कि ये जो है क्षेत्राधिकारी यजुवेंद्र पाल सिंह थे शिवगढ़ थाना क्षेत्र के, तो इन्होंने जानकारी दी है कि बात चल रही है और जांच की जा रही है उसकी और गिरफ्तारी होगी। उन्होंने बताया है गिरफ्तारी करेंगे, उस पर जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस तरफ से की जाएगी। और ये एक बड़ा संगीन और दिल को झकझोर देने वाली घटना थी कि जिस दिन आपको इफ यू नॉट कंफर्टेबल ऑफ दिस मैरिज, तो आप उसको लेकर के कहीं ना कहीं अपना एक अलग से पहले से बता सकते थे या कुछ चीजें ऐसी दहेज की थी। तो फिलहाल अब इसमें मामला जो है बहुत ज्यादा संगीन है और एक लड़की को जहां पर योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो उनका सामूहिक विवाह का एक सबसे बड़ी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये सबसे बड़ी योजना है, उसको लेकर के इस पे जो है और महिला सुरक्षा को लेकर के वो संजीदा रहते हैं खुद, तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। अखंड। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी करना एक सपना होता है और लोग जानते हैं कि यज्ञ कराइए, घर बनाइए या फिर शादी कीजिए लड़की की, तो कितनी
ज्यादा चीजों की, कितनी परेशानियां झेलता है वो परिवार, वो पिता। लेकिन क्या एक लड़के के पिता या लड़के के परिवार वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना अगर मेरे मन में या मुझे इस बात की जानकारी है तो हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप अपने अपने बच्चे या अपने झूठी शान समाज के लिए। इस तरीके से झूठी शान और समाज को मैनेज करने के लिए आगे चलकर किसी तरीके की घटनाएं, आत्महत्या होती है क्योंकि एक दूसरे को लोग परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो जबरदस्त शादी कराने का क्या आपके मन में आया? ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए थी आपको। जी नहीं, सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से जब थाना इंचार्ज शुगर से जैसे बात हुई, मैंने बताया उस समय, तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो धाराएं जो है पंजीकृत हुई हैं, और जब ये मामले की जांच, अभी तक खैर पूरी जांच नहीं हो पाई है, उनको ये पता चला है कि इसका किसी और लड़की से अवैध संबंध था और शादी हो गई थी या होना था, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अफेयर का बात थाना इंचार्ज शुगर के द्वारा पता चला है और इसमें उचित कार्रवाई होगी, रायबरेली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। इंद्रवीर, बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, किसी के साथ कोई अगर रिलेशन है आपका तो आप उसे अपने घर में अपने माँ बाप को बताइए, पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ तो मत कीजिए। अगर आपको सारी चीजें जानकारी थी, आपको किसी उस लड़की से शादी नहीं करनी तो अपने पहले ही इस पूरी तैयारियों से, तिलक दे, जो भी आपके सगाई के कार्यक्रम तो उससे पहले आप बता दिए होते तो इस तरीके की घटना तो नहीं घटती। आज उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। आप अपने घर में मौज मस्ती में है, आप बस कुछ नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, टेक्स्ट मैसेज लिख देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा उस परिवार वालों के लिए? नहीं होगा। और लाइफ टाइम के लिए शायद उस लड़की के, जैसे हम लोग जिस उसमें कल्चर में है, शायद आस पड़ोस गांव मोहल्ला कहीं ना कहीं कई बातें होती हैं, और उस लड़की के दिल पे क्या बीतेगी उस माँ के, उस बाप के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। और इसको लेकर के अब यही कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो गुनाह इन्होंने किया उसका जो है खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो जरूर भुगतना ही पड़ेगा इंद्रवीर, लेकिन ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजीर पेश हो, लोगों के मन में डर पैदा हो, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं आती हैं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं आती हैं। हाल फिलहाल में एक मध्य प्रदेश में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि शादी जिस दिन होती है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा होता है तो कुछ कार सवार युवक आते हैं और दूल्हे की कार में, जिसमें दुल्हन भी बैठी होती है, उस गाड़ी को ओवरटेक करके आगे रोक लेते हैं और मारपीट करते हुए उस गाड़ी को पंचर करने के बाद दुल्हन को अगवा कर लेके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जल्दी से उस पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उन दरिंदों जो अपराधी थे उनको पकड़ा, बल्कि दुल्हन को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो बड़ी कहने के हैरान कर देने वाली है कि जो लड़के या जो आरोपी थे जो इसमें पूरे मामले पकड़े गए, ऐसा मामले जानकारी में आ रहा है कि वो लड़की पक्ष के जानने वाले थे। उन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस बात का खुलासा करने वाली है, जो भी चीजें हो, पहले आपका क्या रहा हो या बाद में आपका क्या होने वाला है, इस तरीके से अगर गुमराह करेंगे अपने परिवार वालों को तो आगे चल के स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं। हाल फिलहाल में आगरा की घटना थी जहां पर एक आईटी के जो एचआर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी पत्नी से पीड़ित होकर के। उन्होंने आरोप लगाया कि मर्दों के साथ इस तरीके की स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं। तो क्या ये किस तरीके के हम कल्चर में, किस तरीके की सोसाइटी में जी रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, अगर जो कुछ भी है शादी से पहले है, अगर आप नई शादी करना चाहते तो मत कीजिए, पर किसी की जिंदगी तो मत बर्बाद कीजिए। माँ बाप इसमें इस मामले में उतने ही दोषी हैं जितना कि अगर बच्चा दोषी है। अगर माँ बाप जानते हैं और झूठी शान शौकत के लिए, समाज के लिए इस तरीके से एक दूसरे को दूसरे के पल्लू में बांध दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो पैदा होंगी ना इंद्रवीर। जी बिल्कुल। देखिए अखंड, अब जैसे आप कह रहे हैं कि जो अभी मामला ताजा जो है निकल के आया, और ऐसी कई घटनाएं आती हैं समाज की जो संसार कर देती हैं, लेकिन ये इसको हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, ये मानसिक रूप से इनकी स्थितियां सही नहीं होती। और आज के जमाने में ही अच्छे लोग भी हैं अखंड, और कहीं ना कहीं बुराई ज्यादा है। उसको लेकर के हर तरीके से जो जिस विभाग से खबरें आती हैं और जिस विभाग से जो है हम लोग रिलेटेड खबरें दिखाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक्शन भी होता है। लेकिन बशर्ते ये है कि उस खबर का, जैसे आपने कहा कि इस मामले पे हमारे जो थाना चुगल क्षेत्र में हुआ है, ऐसी कार्रवाई हो कि शायद दूसरा करने से पहले 10 बार सोचे। तो कहीं ना कहीं ऐसी सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं और उनको लेकर के ये व्यवस्थाएं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार है उसको लेकर के इन सब कार्यों को जो गरीब जनता है, जो आम नागरिक है, उनके लिए उनकी वाहवाही जो है सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, लेकिन फिलहाल जरूर ऐसी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए कि नजीर पेश हो, क्योंकि लोगों में इस तरीके से मन में अगर डर नहीं होगा तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी और झूठी शान और शौकत के चक्कर में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। फिलहाल
देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है और इस पूरे मामले पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत। तो उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं और पुलिस भी लगातार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को भी सजग और सचेत होने की जरूरत है। झूठे शान और शौकत और समाज के चक्कर में पड़कर के अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी अधिकार और हक उनको नहीं है। सोच समझ के फैसले किए जाते हैं और शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसमें आप जब पढ़ते हो, आप उनमें बंधे हो तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां क्योंकि आजीवन आपको निभाना पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है और लोगों को बहुत बड़ी क्योंकि पूरे समाज में इस तरीके से आए दिन एक ना एक घटना या एक खबर कोई ना कोई जरूर सामने आती है जिसमें जो इससे संबंधित जरूर होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है लोगों के कंफर्ट के लिए और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सीएम योगी अब महाकुंभ खत्म हो जाने के बाद लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी जिसके बारे में हमने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि अधिकारी फील्ड पर उतरे और कोई भी समस्या जो जनता से जुड़ी हुई है, ट्रैफिक से जुड़ी हुई है, उसको न सिर्फ अक्षरशः पालन कराने की कोशिश की जाए, लोगों को नियम कायदे कानून के बारे में बताया जाए और जो भी लोग भी नियम को तोड़े उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, समीक्षा बैठक होती है, उसमें अधिकारी जो होते हैं वो सर हिला देते हैं, जी सर करके अपनी बात कह देते हैं कि हम सर ये कर रहे हैं, हम सर वो कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी रहती है। हम राजधानी में और राजधानी की सड़कों पर कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां पर स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है, जहां पर कुछ ई रिक्शा होते हैं, वो लोग पूरे जाम की स्थितियां पैदा कर जाते हैं। कई ऐसी रोड्स हैं जहां पर भीषण जाम लग जाता है, लोग घंटों गुजर पाते हैं, लेकिन ये अधिकारी कहते हैं कि हम तो व्यवस्था कर रहे हैं सर, कुछ चीजें हो गई उसके चक्कर में सारे जाम लग जाते हैं। तो अगर अधिकारी सीरियस हो जाएं और सीरियसनेस के साथ तमाम एक खाका तैयार करें कि आखिरकार जगह पे जाम क्यों लग रहा है, किन की वजह से लग रहा है और अगर उस पर वो सही तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तमाम चीजें जो जिस पर सीएम योगी संजीदा है, लगातार बात करते रहते हैं और अधिकारियों से भी निर्देशित करते रहते हैं, जरूर इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल अधिकारियों के कहते हैं ना कि कान में जू नहीं रेंगती और जब अपने मुखिया के सामने बैठते हैं तो जी सर जैसी बातें करते हैं कि हम तो सब कुछ करा लेंगे सर, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती। लेकिन फिलहाल इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर सूबे का मुखिया अगर हमें कुछ बातें कह रहा है तो हम इस पे अमल कराने के लिए हमें फील्ड पे उतरना पड़ेगा। लोगों के साथ दिक्कतें क्या है कि वो अपने अधीनस्थ को छोड़ देते हैं और अधीनस्थ अपनी अलग मौज मस्ती में जी रहे होते हैं। तो शायद इसी कारण जो स्थितियां हैं वो लगातार ऐसी परिपाटी और इस तरीके की स्थितियां बनी रहती हैं। एक बहुत अच्छा फैसला सीएम योगी का है कि हाईवे के किनारे अस्पताल जरूर बनाए जाए क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट में जो लोगों की मौत होती है वो समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा होते हैं, टोल प्लाजा में एम्बुलेंस की जो तैनाती की बात की जाती है कि एम्बुलेंस वहां पर है और वहां पर एक पेट्रोलिंग के लिए भी गाड़ी होती है जो टोल प्लाजा की होती है, ट्रेन की व्यवस्था होती है। लेकिन हाल फिलहाल जब इस तरह की घटना घटित होती है तो लोगों को इलाज समय पर ना मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की व्यवस्था एम्बुलेंस के साथ साथ अस्पताल जरूर बनाने चाहिए दोनों तरफ, जिससे कि जो सहूलियत या जो लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ जाते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। लास्ट में एक खबर की और चर्चा करेंगे क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की जिस तरीके से हम लोगों ने खबर बताई कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। जब तक उनकी आखिरी सांस तक वो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मान्यवर काशीराम का सपना था कि पार्टी में परिवार के लोगों की एंट्री नहीं होगी, हम लोगों को समाज के लिए काम करना। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं पार्टी को एकजुट करके रहूंगी, किसी भी प्रकार की गुटबाजी का विरोध होगा और किसी प्रकार की गुटबाजी पनप नहीं पाएगी पार्टी में। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये कि अगर गुटबाजी पनप नहीं पाएगी या यूं कहें कि पार्टी में भाई भतीजावाद या जो कल्चर है अन्य राजनीतिक दलों का कि वहां पर अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में भाई भतीजावाद या यूं कहें कि पार्टी में परिवार के लोगों को एंट्री नहीं दिलाएंगे तो आकाश आनंद की एंट्री किस बात पर हुई थी, क्यों इस तरीके से उनको महत्वपूर्ण पद दे दिए गए थे। आज ये जो खटक है या जो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कसक है वो सामने निकल करके आ रही है जब उस लड़के की शादी एक परिवार में हो जाती है। उसके बाद से बताया जाता है कि परिवार में जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था, लोकप्रियता बढ़ जा रही थी। तो शायद ये मैसेज आप उस वक्त दे देते और पार्टी में एंट्री नहीं कराते और इतना महत्वपूर्ण पद उनको नहीं देते एंट्री कराते समय ही, तो शायद इस तरीके के आप भी सवाल नहीं खड़े कर पाते और आपको भी इस बात की सफाई पेश नहीं करनी पड़ती। फिलहाल कमान से तलवार कहते हैं ना कि जब निकल जाएगी तो आप क्या कह पाएंगे और निशाने पर तीर लगना चाहिए था। लेकिन आपने स्पष्ट कहा कि
जो आकाश के ससुर हैं वो अलग चाहते हैं, वो अलग व्यवस्था बना रहे हैं, उनके प्रभाव में आकाश है। तो इस तरीके की स्थितियां पैदा बाद में हुई। अगर आप पहले ही उनको इस तरीके से इतना महत्वपूर्ण पद ना देती तो शायद इस तरीके की स्थिति पैदा ना होती और आपको बैठक बुला करके इस तरीके से उनको सभी पदों से हटाना नहीं पड़ता। लेकिन ये सभी मैसेजेस सभी राजनीतिक दलों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से भाई भतीजावाद हावी है उनके राजनीतिक दल में, पार्टियों में, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर छोड़ करके आता है, लेकर के आता है कि आखिरकार ये लोग वोट की राजनीति करते हैं हमारे लिए, लेकिन जब मौका आता है तो अपने पार्टी और में अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और जब कोई घटना घटित हो जाती है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो, इन्होंने स्पष्ट किया कि हम अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पार्टी के पदों से मुक्त करते हैं, उनको सभी पदों से हटाते हैं। फिलहाल में देखने वाली बात होगी कि इसका असर कितना दिखाई देता है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर कितना इसका क्या मैसेज जाता है, और पार्टी में जो एक कहते हैं ना कि शंट पड़ी हुई पार्टी है, जो एक जगह पे कोने में पड़ी हुई पार्टी है जिसका उभार नहीं हो पा रहा है, उस पार्टी की आगे क्या स्थिति होती है देखने वाली बात होगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।